हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर नंबर 2 हाइलाइट्स स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू की हाइलाइट्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द एडवांस एस्टिमेट्स द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 is estimated to be rupees 2,07,430 crore as against 1,91,728 crore in financial year 2022-23 with growth rate of 8.2% for the financial year 2023-24 as against 11.4% for financial year 22-23 फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के करंट प्राइसेस पे 2023-24 के लिए, उसमें क्या एस्टिमेट किया गया जीएसडीपी को 2,07,430 करोड़, जो कि 2022-23 में जो एस्टिमेट किया था यानी कि 1,91,728 करोड़ को उससे ज़्यादा है। यानी कि कितने परसेंट की ग्रोथ रेट है इसमें ज़्यादा? 8.2% की ग्रोथ रेट है, जो कि हमने पहले क्या बोले थे 11.4% की ग्रोथ रेट आएगी 2022-23 के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एज पर द एडवांस एस्टिमेट्स द जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस 2011-12 और रियल जीएसडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इज एस्टिमेटेड एट ₹1,42,800 crore as against 1,33,372 crore in financial year 22-23, showing growth rate of 7.1% for the financial year 23-24 as against 6.9% of the 23-24 फर्स्ट रिवाइज। ठीक है, तो यहाँ बोला कि जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं वो जीएसडीपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे जीएसडीपी हिमाचल की 23-24 के लिए क्या एस्टिमेट करी है 1,42,800 करोड़ रुपए की, जो कि पहले 22-23 में क्या एज अगेंस्ट 1,33,332 करोड़ की गई थी। यानी कि कितने परसेंट का ग्रोथ रेट 23-24 के लिए आया हुआ है? 7.1% का ग्रोथ रेट आया हुआ है जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस पे। ठीक है, एज अगेंस्ट जो कि 2022-23 में फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स में कितना था? 6.9% का था। नेक्स्ट पॉइंट है कि देर इज़ अ राइज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट फ्रॉम ₹87,721 इन द फाइनेंशियल ईयर 2011-12 से 2,35,199 इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, रजिस्टरिंग अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR ऑफ 7.9% ओवर 2011-12। The per capita income of all India was ₹63,462 in financial year 2011-12, which has increased to ₹1,85,854 in financial year 2023-24, registering a compounded annual growth rate CAGR of 8.6% compared to 2011-12। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो राइज है पर कैपिटा इनकम में स्टेट का वो 2011-12 में कितना था? 87,721 रुपये था। उससे 2011-12 से अब जो है 2023-24 में पर कैपिटा इनकम 2,35,199 हो गई है। तो क्या जब ये जो ग्रोथ हुई ये CAGR की टर्म्स में कितनी हुई? 7.9% हुई 2011-12 से लेकर के 2023-24 तक। आल्सो बोला कि जो पर कैपिटा इनकम है ऑफ ऑल इंडिया, ठीक है, जो इंडिया के लेवल पे जो पर कैपिटा इनकम है वो 63,000 रुपये 63,462 रुपये थी फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में, जो कि अब जो है 1,85,854 हो चुकी है 2023-24 में। ये ऑल इंडिया लेवल पे है। ठीक है, तो ऑल इंडिया लेवल पे CAGR कितना हुआ पर कैपिटा इनकम का? 8.6% हुआ 2011-12 से लेकर के अभी तक 2023-24 तक, जबकि हिमाचल में कितना हुआ पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ परसेंट? 7.9%। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द प्राइमरी सेक्टर विच इज़ द बैकबोन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी एम्प्लॉयज़ 58.71% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड रजिस्टर्ड अ ग्रोथ इन कांस्टेंट प्राइस ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ 4.6%, 5.7% एंड -2.2% इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 22-23 एंड 23-24 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इस पॉइंट में बोलते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो हिमाचल प्रदेश की स्टेट इकोनॉमी का बैकबोन है और प्राइमरी सेक्टर 58.71% 58.71% लोगों को एम्प्लॉय करता है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और इसने रजिस्टर करी है कांस्टेंट ग्रोथ जो है
ग्रोथ इन द कांस्टेंट प्राइस ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। जीवीए में क्या ग्रोथ इसने रजिस्टर करी है प्राइमरी सेक्टर ने, तो 4.6% करी है 2021-22 में, 5.7% करी है 2022-23 में, और -2.2% करी है 2023-24 में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एज पर एडवांस एस्टिमेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 द GVA ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज एस्टिमेटेड एट ₹63,424 करोड़ अगेंस्ट ₹50,039 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एट कॉन्स्टेंट 2011 प्राइसेस, रजिस्टरिंग ग्रोथ रेट ऑफ 9.3% ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो एडवांस एस्टिमेट्स क्या बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 है उसमें GVA सेकेंडरी सेक्टर का कितना एस्टिमेट किया गया है, 63,424 करोड़, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर का GVA एस्टिमेट किया गया है 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट्स में 63,424 करोड़ एज अगेंस्ट, ठीक है, जो कि 58,039 करोड़ किया गया था 2022-23 में, ठीक है, जो फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट्स थे कांस्टेंट प्राइसेस यानी कि 2011-12 के लेवल पे। तो कितनी परसेंट की ग्रोथ रेट रजिस्टर करी है GVA ऑफ सेकेंडरी सेक्टर ने, 9.3% करी है ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जो 2022-23 में 58,039 करोड़ थी, ठीक है, और 2023-24 में 63,424 करोड़ है, तो इसमें 9.3% की ग्रोथ की गई है, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में GVA में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि दी एडवांस एस्टिमेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस फॉर द सर्विसेज सेक्टर इज एस्टिमेटेड एट ₹54,253 करोड़ एज अगेंस्ट ₹50,520 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 विद द ग्रोथ रेट ऑफ 7.4% ओवर द लास्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही पॉइंट बोला कि 2022-23 में जो है वो जो हमारी GVA थी सर्विसेज सेक्टर की वो 50,520 करोड़ थी, जो कि 2023-24 के एडवांस एस्टिमेट्स में कितनी होगी सर्विस सेक्टर के लिए 54,253 करोड़ की, और ग्रोथ रेट कितना दर्ज करा है 7.4%, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना था। प्राइमरी सेक्टर का जो ग्रोथ रेट उन्होंने 3 ईयर्स का दिया हुआ है, ठीक है, 21-22, 22-23, 23-24 का। तो 21-22 में 4.6% है, 22-23 में सबसे ज़्यादा आया है 5.7% का, जबकि 23-24 में माइनस में आया है -2.2%। सिमिलरली सेकेंडरी सेक्टर में जो है वो GVA का ग्रोथ रेट है 9.3% और सर्विसेज सेक्टर में कितना है 7.4%, ठीक है। तो अगर हम 23-24 की बात करें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ रेट है GVA में सेकेंडरी सेक्टर में 9.3%, उसके बाद सर्विसेज सेक्टर में 7.4% और सबसे कम यानी कि नेगेटिव में है प्राइमरी सेक्टर का -2.2%। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द शेयर ऑफ द वर्क फोर्स एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स 16.94 एंड 24.35% रिस्पेक्टिवली इज लेस दैन द शेयर ऑफ GVA 41.98 एंड 44.08, विच मीन्स फ्यूअर वर्कर्स आर कंट्रीब्यूटिंग more to the GVA, indicating possibility of workforce reallocation from agriculture to secondary sector so that disguised employment in primary sector is reduced, ठीक है। तो इस पॉइंट में ये बोला गया कि जो शेयर है वर्कफोर्स का जो कि एम्प्लॉय हुई है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में, ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर में 16.94% वर्कफोर्स एम्प्लॉय हुई है और टर्शरी सेक्टर में 24.35% हुई है, और हमने प्राइमरी सेक्टर में पढ़ा कितनी है 58.something%, ठीक है, याद होना चाहिए 58.71%, ये याद होना चाहिए कि जो वर्क फोर्स है हिमाचल की वो प्राइमरी सेक्टर में है 58.71% और सेकेंडरी सेक्टर में 16.94% और टर्शरी सेक्टर में 24.35%, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो वर्कफोर्स है वो प्राइमरी सेक्टर में है, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर पूछेंगे प्रीलिम्स में तो सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर में है, उसके बाद टर्शरी सेक्टर में और सबसे कम जो सेकेंडरी सेक्टर में वर्कफोर्स, ठीक है। तो बोलता था शेयर ऑफ द जो वर्कफोर्स का शेयर है एम्प्लॉयड सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में वो लेस है शेयर ऑफ द GVA, ठीक है, विच मीन्स फ्यूअर वर्कर्स आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द GVA, indicating possibility of workforce allocation from agriculture to secondary sector so that disguised employment in primary sector is reduced, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो वर्कफोर्स का जो शेयर है ना सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जो एम्प्लॉयड है वो लेस है GVA से, ठीक है, जो कि GVA के सेकेंडरी सेक्टर का GVA कितना है 41.98 और टर्शरी का कितना है 44.08, जिसका मतलब क्या है कि जो
फ्यूअर वर्कर्स यानी कम से कम वर्कर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मोर टू द GVA, ठीक है। मतलब कि 16.94% सेकेंडरी सेक्टर के वर्कर्स जो हैं वो 41.98 GVA कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिमिलरली टर्शियरी सेक्टर के जो 24.35% वर्कर्स हैं हिमाचल में, वो 44.08% GVA कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कम वर्कर्स हैं, ठीक है, वहाँ पे 58.71 पड़ा प्राइमरी में ना, तो लगभग देखा जाए तो 41% बना, ठीक है। तो इतने जो हैं वो देखो, इसको 44 और 41 को अगर आप जमा करेंगे तो कितना बनेगा, मतलब कि जो 85-86 के आसपास बनेगा पॉइंट्स में ना, 85 लगभग 85% जो है वो GVA में कंट्रीब्यूशन हो रहा है इन दो सेक्टर्स से, जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर्स में। इसका मतलब क्या है कि कम से कम वर्कर्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़्यादा GVA को करने के लिए। इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ वर्क फोर्स री एलोकेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो वर्क फोर्स का री एलोकेशन हुआ है एग्रीकल्चर से सेकेंडरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ, ताकि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है, NCERT में भी दिया हो। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि एक एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, खेत है। अब उस खेत में जो है मान लो 100 मन दाना निकलता है, ठीक है। तो उस 100 मन दाने को निकालने के लिए हमें चले भी खोलने होंगे, ठीक है, बीज बुआई भी करनी होगी, फर्टिलाइज़र भी डालना होगा, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी होंगी। मान लो कि वो काम जो है 3 बंदे करते हैं और 3 बंदों के लेबर से जो है 100 मन प्रोड्यूस होते हैं। अब हम 3 के बजाय वहाँ पे 6 बंदे लगा दें, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी 100 मन ही हो रहा है उस खेत से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 बंदे हैं वो कहीं और काम कर सकते थे, क्योंकि प्रोडक्शन में इंक्रीज़ नहीं हुआ, प्रोडक्शन वही 100 मन का ही हो रहा है। चाहे जो पहले 3 बंदे लगाए थे अब वही 6 बंदे काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन वही हो रहा है। तो 3 बंदों के आने से कोई आउटपुट इंक्रीज़ नहीं है, 100 का 150 मन नहीं हुआ या 110 मन नहीं हुआ, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये है कि डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट वो होती है कि जब जितनी बंदे जो हैं वो एक पर्टिकुलर मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं, उसके अलावा अगर हम ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दें तो उससे आउटपुट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती है, ठीक है। तो वो जो 3 एक्स्ट्रा बंदे हमने लगाए, ठीक है, जो बंदे 3 के बजाय जो हमने 6 बंदे लगाए थे, अगर हम उन एक्स्ट्रा 3 बंदों को कहीं और लगा सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन 3 बंदों को हम ट्रैक्टर चलाने में लगा सकते थे, ठीक है, किसी को चौकीदार लगा दिया, किसी को कहीं और लगा दिया, ठीक है, तो वो कहीं और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। ये होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब, ठीक है। तो ये सेकंड का जिस्ट हुआ ख़त्म।